नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं बजट, बहस और वॉकआउट। इस वॉकआउट को लेकर के जिस तरह से राज्यसभा के सभापति ने दुख व्यक्त किया है, नाराजगी जताई और उन्होंने कहा है कि बजट पर चर्चा से विपक्ष का वॉकआउट ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है यदि विपक्ष बजट की चर्चा में भाग ना ले तो। और ये मुद्दा क्यों है, विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बजट में भेदभाव दिखाया गया है और भेदभावपूर्ण रवैये से बजट को तैयार किया गया है। 2 राज्यों के लिए बजट दिया गया है और वो 2 राज्य इसलिए क्योंकि उन 2 राज्यों की जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल सरकार के साथ सहभागी हैं और सरकार के साथ गठबंधन में शामिल है। ये आरोप विपक्ष ने लगाया है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। कल से ही हम देखें, जब से एफएम ने ये बजट पेश किया है उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। विपक्ष की ओर से तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार बचाओ बजट है, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि हमारी स्कीम्स को कॉपी पेस्ट पूरी तरह से कर लिया गया है। आज की भी अगर आप बात करें तो प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाते हुए विपक्ष वहां से वॉकआउट कर गया। इसी पर आज खास चर्चा करने वाले हैं कि कितना ये जो बजट है वो कारगर साबित हुआ है। क्या वाकई जिस तरह से केंद्र सरकार पहले से कहती नजर आ रही थी कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसके लिए ये रोड मैप है, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, सभी मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में तमाम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उपस्थित हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं। साथ ही हमारे साथ में गोपाल जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। उपेंद्र तिवारी जी आपका भी स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी हमारे साथ हैं। नीरज तिवारी जी आपका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अजय श्रीवास्तव जी आपका स्वागत करता हूं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहले डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात है बजट की। बजट प्रस्तुत हो गया है, बजट पेश कर दिया गया है, ये लेखा है, ये अनुमान है, अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया है। इस पर विपक्ष का विरोध, विपक्ष का आरोप और विपक्ष का जो कहना है कि ये भेदभावपूर्ण बजट है, केवल 2 राज्यों को पैकेज दिए गए हैं, इस पर अखिलेश यादव का जो बयान आता है, अखिलेश यादव कहते हैं कि यदि पैकेज देने से सरकार में सहभागी हो सकते हैं तो हम भी तैयार हैं, हमें भी पैकेज दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, बजट का विरोध किया जा रहा है, भेदभाव का आरोप लगा। हालांकि उन्होंने कहा है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह अपमानजनक है भेदभाव का आरोप लगाना, क्योंकि बजट पूरे देश के लिए होता है, किसी राज्य के लिए नहीं होता और सभी राज्यों का नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय भी बजट में सभी राज्यों के नाम नहीं लिए जाते थे। तो ये आरोप कितना सही है और क्या केवल विपक्ष में है इसलिए विरोध करना है तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि लास्ट में जो आप कह रहे हैं यही यथार्थ है कि विपक्ष का काम सरकार के कामों का विरोध करना है और विधानसभा या लोकसभा में विपक्ष मोदी जी के कार्यों के लिए सराहना नहीं करने जाएगा। वहां पे उसका जिम्मेदारी है कि वो विरोध करेगा। हालांकि जो आरोप लगाए हैं वो आरोप में भी इसलिए बहुत ज्यादा दम नहीं नजर आता है क्योंकि विपक्ष ने जो कहा है, मनमोहन सिंह सरकार भी बैसाखियों पर चला करती थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान कुछ राज्यों को उस समय भी इसी तरीके से विशेष पैकेज दिया जाता था और उसमें नाम लिया जाता था। इनके वित्त मंत्री, जब उस समय के वित्त मंत्री थे, वो वित्त मंत्री बार बार उन राज्यों को पैसा क्यों दिया जा रहा है, और उस समय भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते वो जिम्मेदारी अपनी निभाती थी। आज कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। दूसरा इसमें एक जो रीजन बता रहे हैं, जिससे आपने भी अभी लोगों को तारुफ कराया है, बताया है आपने कि अगर वो चुनावी राज्य हैं, वहां पर चुनाव है और वो इनके सहयोगी हैं, सत्ताधारी दल के सहयोगी हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कतई बुराई नहीं है। अखिलेश यादव अगर आज अपने पूरे लोकसभा सांसदों के साथ इनका समर्थन कर दें कि हम सरकार के समर्थन में हैं, तो उनको बजट मिल सकता है। ये सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा है सूरज जी, और इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए कोई ऐसा बाहर से आदमी नहीं आता है। ये उसी सिस्टम में राजनीतिक दल है अपनी जनता के लिए। अगर आज नीतीश कुमार जी को, जैसा कि अभी ऋषिका जी ने बताया कि लगभग 59,000 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज दिया गया है, जैसा आंध्र प्रदेश को दिया गया है 12,000 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है, तो ये उन राज्यों ने इसी कंडीशन पे समर्थन दिया था। उनकी मांग पहले से थी और अगर उनको दिया है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष बुराई है। जी, इतना पैकेज बिहार को देने के बाद अब ये मान लिया जाए, क्योंकि देखिए ये प्रश्न पूछना भी जरूरी है, बिहार को अच्छा खासा पैकेज मिला है, बिहार में जो पुल टूट रहे थे वो अब पुल नहीं टूटेंगे? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है इसमें सूरज जी, जी मेरा ये मानना है
कि ये जो पैकेज दिया गया है, ये पैकेज हमेशा राजनेता विकास के नाम पे लेते हैं, लेकिन विकास कभी नहीं होता है। बहुत करोड़ों अरबों रुपए लेते हैं, पुल के टूटने बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन है। यहाँ जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ की जनता ने दिल्ली को नाराज कर दिया, इसलिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला है। भाई वोट तो दिए गए हैं, भले ही उतनी मात्रा में नहीं जितने 2019 में सांसद जीते थे उत्तर प्रदेश से, कुछ तो जीत कर गए हैं, तो क्या उनकी उपेक्षा मानी जाए इसे? नहीं, देखिए सूरज जी, अखिलेश जी ने जैसा कहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हमेशा से चला आ रहा है, अटल जी के समय से चला आ रहा है, राजीव जी के टाइम से चला आ रहा है, उत्तर प्रदेश सत्ता को निर्धारित करती थी। यह मिथक तोड़ दिया है इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के लड़ने के बाद भी आपको याद होगा, मोदी जी 3-4 राउंड तक पीछे चले थे उस बनारस में, उसके बाद ये अयोध्या में हार गए। और इसके अलावा जो माहौल चल रहा था वहां का, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से प्रयास करना होगा, और वो कर रही है। बजट में उसको ऐसा लगता है कि बिहार में मजबूती से आगे बढ़ सकती है, चूंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू अभी मुख्यमंत्री बने हैं, और वहां पर उनकी मदद से सरकार चल रही है। अगर ये कहते कि इन्होंने स्पेशल पैकेज इन्होंने झारखंड में दिया है, तो ये बात मानी जाती कि चुनाव के उद्देश्य से दिया गया है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव होना है अभी आने वाले समय में, कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव होना है। लेकिन ये बजट उनके सहयोगी दल जो उनको सत्ता में सहयोग कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। बाकी ये एक बात और आपकी सूरज जी, जिसमें आपने अभी ध्यान आकर्षित किया था, ये बजट जिस तरीके से किया जाता है, ये परंपरा चली आ रही है इंदिरा जी के समय से, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, नरसिंह राव जी के समय से, मनमोहन सिंह जी के, और ये तीसरा टर्म माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। ये जो उनके सहयोगी दल होंगे, क्यों नहीं, आप घर में अगर आपके सहयोग करने वाले 4 लोग होंगे, तो आप कुछ भी अगर खाना बनाएंगे, कुछ भी आपके घर में अगर अच्छा पकवान बनता है, तो आप सबसे पहले अपने सहयोगियों को पूछते हैं, उसके बाद आप दूसरे पड़ोसी से पूछने जाएंगे। तो ये तो सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सिस्टम को फॉलो किया गया और इसी बात का विरोध हो रहा है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों के नाम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने एक बात कही है ऋषिका यहाँ पर कि एक फ्लाईओवर का जिक्र किया है जो महाराष्ट्र बनना है, उसके लिए बजट का आवंटन किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि सभी राज्यों का नाम नहीं लिया जा सकता, और जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो वो हर राज्य के लिए, चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो, किसी दूसरे दल की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो हर राज्य के लिए है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। देखिए, यहाँ पर वित्त मंत्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। देखिए, यहाँ पर नीरज तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी, उसके पहले बता दूं एक और मेहमान हमारे बीच आ गए हैं, योगेश कुमार सिंह जी। योगेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, आपके पास भी आऊंगे, लेकिन नीरज तिवारी जी उसके पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राज्यों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस पूरे बजट से देश जो है वो 90% गायब है, यानी भारत 90% इस पूरे बजट से गायब है। पूरी तरह से विपक्ष ने सिर्फ पॉलिटिकल बजट बताया है, सरकार बचाओ बजट बताया है। देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश का जिस तरह से अभी शिशिर जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जिन चीजों का विकास होना और सहयोगों को देना पहले जरूरी भी है, लेकिन क्या उससे इस चीज को ठुकराया जा सकता है कि सरकार बचाओ बजट नहीं है, ये विकसित भारत के लिए रोड मैप जिसे माना जा रहा था, ये वही बजट है और उसी सकारात्मक दिशा में ये काम करेगा? जिस तरीके से हम सभी लोग देख रहे हैं कि अब लगा है गठबंधन की सरकार, बिल्कुल अब दिखाई दे रहा है कि गठबंधन सीधा सीधा दिख रहा है। ये मेरी निगाहों में सरकार बचाओ ही बजट है। जैसा हमारे साथी ने अभी चर्चा कर रहे थे कि जो साथी दल होते हैं उनको स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है, क्या इसके पहले भी तो थे साथी दल, उनको दिया क्यों नहीं गया था स्पेशल पैकेज? पहले भी तो दे सकते थे, 10 वर्ष की सरकार हुआ करती थी, सरकार भी देखिए, तब उस टाइम पे भी दिया जा सकता था। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, पूरी ऐसा लग रहा है ना जैसे कढ़ाई में जलेबी बन गई है। अच्छे उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि बजट है क्या, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। अब विपक्ष को तो एक मौका मिल ही गया है, इस समय उनके पास संख्या बल भी अधिक है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो अपना काम कर ही रहे हैं कि हम वॉकआउट कर लेंगे, हम हल्ला मचाएंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे, वो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि जैसे उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब उस रोजगार में हमें ये सोचना है कि क्या वो रोजगार स्थायी है कि अस्थायी है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है।
वो बस ट्रेनिंग होगी, उसके जरिए वो बच्चा तो जाके किसी भी कंपनी में नौकरी कर कढ़ाई में जलेबी बनी, तो क्या इस बार हलवा सेरेमनी नहीं ना हो करके जलेबी सेरेमनी होनी चाहिए थी इस बार? होना चाहिए, बिल्कुल। जी ठीक है। जैसे आपने कहा कि ये जो बजट है किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऋषिका यहाँ एक बात जरूर है, अलग अलग मदों से अलग अलग राशि अलग अलग मंत्रालय के लिए, अलग अलग विभागों के लिए जो आवंटित की गई है, प्रावधान किया गया है, उन सब के बावजूद, ठीक है, जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं जिन राज्यों में, उन राज्यों में भी विकास कार्य होंगे। और जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बजट पूरे देश के लिए, लेकिन गोपाल जी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सभापति कहते हैं राज्यसभा के कि बजट की चर्चा से विपक्ष का वॉकआउट लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और यह गंभीर खतरा हो सकता है। आपको लगता है, क्योंकि हम लोकतंत्र, संविधान, चुनाव से देखते चले आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और अब विपक्ष को आपत्ति है, हालांकि विपक्ष नाराज होकर के शेम शेम करते हुए, नारे लगाते हुए बाहर चले गए। तो क्योंकि उसके बीच में बात और हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कि ये जो माता जी हैं ये बोलने में एक्सपर्ट हैं, ये संबोधन उनका निर्मला सीतारमण के लिए था, तो फिर सभापति ने कहा कि वो माता जी नहीं, आपकी बेटी की उम्र के बराबर हैं। सदन में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और ये जो बात है विपक्ष का वॉकआउट कर जाना, इससे क्या वास्तव में संविधान खतरे में पड़ जाता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है? सूरज जी, सबसे पहली बात तो ये कि देश को जिस तरह से ये कुछ नादान और उद्दंड बच्चों ने देश को भ्रमित कर रहे हैं, और देश के जो प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा समाज है, ये कुछ नादान लोगों को तो अच्छा लगता है कि उद्यम मचा लिया, कुर्सी तोड़ दिया, टेबल तोड़ दिया, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे समुदाय के लोग साल भर बजट का इंतज़ार करते हैं, उन लोगों के लिए ये उद्दंडता करके, उद्यम मचा के उन्हें जो निराशा दी है वो अति गंभीर विषय है। और जिस तरह से सदन के अंदर नारे लगाना, हंगामा खड़ा करना, अरे अच्छी बात है, आप लोग जवान लोग हैं, आए हैं, ज़्यादा बहुमत से आए हैं, कुछ विजन तो रखिए ना अपना देश के सामने, अपनी विचारधारा सामने लाके पढ़े लिखे होने का परिचय दीजिए। ये क्या बात है कि आपने नारा लगाया और बिना कुछ किए हुए बाहर निकल गए हंगामा करके? हंगामा नहीं, कुछ आप समाधान दीजिए। नहीं, जैसा आपने कहा कि उद्दंड बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों को तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं, फिर वो बच्चे सदन में कैसे पहुंच गए? अब ये तो हमारे देश के वोट राजनीति में कुछ महान लोग हैं जी, उन्होंने कहा कि ज़्यादा हमको वोट मिल जाएंगे, इसलिए ना समझ बच्चों को, 17 साल वालों को भी वोट देने की परमिशन मिल गई। मतलब आप मोदी जी के वाक्य को दोहरा रहे हैं जो बालक बुद्धि उन्होंने कहा था? अब वो मोदी जी और जैसे जी, मैं तो देश के सामान्य आदमी के बीच का आदमी हूँ जी, और मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। मोदी जी तो बड़े नेता ठीक है। जिस तरह से ऋषिका जैन साहब ने कहा कि नादान और उद्दंड बच्चे सदन में पहुंच गए हैं, विजन नहीं है और केवल नारे लगाना है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है और ये विरोध प्रदर्शन करना है। विरोध, जैसा कि बात शुरुआत में जैसा कि कहा कि डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने भी कहा था कि केवल विपक्ष में, इसलिए सरकार के हर काम का विरोध करना है और वो विरोध प्रदर्शन यहाँ किया गया। लेकिन वास्तव में जो बातें सामने आ रही हैं कि बजट को लेकर के विरोध है कि ये अपमानजनक है, ये भेदभावपूर्ण है और इसमें अपनों को तरजीह दी गई है, क्योंकि जब बजट पर चर्चा हो रही तब भी ये बात आई थी कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। वास्तव में ये देश की संसद की भाषा है, देश की संसद की प्रक्रिया है, देश की संसद में जो कार्रवाई चल रही है, यदि देश की जनता उसे देख रही है तो क्या असर पड़ने वाला है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। देखिए, हर सेक्टर को लेकर इस बजट में बात की गई है, ऐसा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि समृद्धि की राह पर चलने वाला ये बजट है, विकास का ये बजट है। एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार बचाओ बजट है, हमारी स्कीम को कॉपी पेस्ट किया गया है। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो वॉकआउट के बाद आज राहुल गांधी से किसान प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। जब उन्होंने मुलाकात की तो यहाँ पर अब उनकी मुलाकात के बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है कि एमएसपी को लेकर हमने कानूनी गारंटी की बात की थी, अब हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। और इसको लेकर देखिए, किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो लंबे समय से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। जब बजट पेश हुआ तब ये माना गया कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम सामने आया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट बनाया गया, क्योंकि बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र, ये सब बड़ा कारण, महिलाओं के लिए प्रावधान किया, किसानों के लिए सब बड़ा कारण
थे जहां पर बीजेपी को पटखनी मिली है और उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया। अब लेकिन किसानों का मुद्दा फिर से उभर कर आ रहा है। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। किसानों को लेकर जो मुलाकात राहुल गांधी की हुई है, 15 अगस्त को जो वो आंदोलन करने वाले हैं, जो रैली निकालने वाले हैं, और किसानों की जो हम देख रहे हैं, जो उनकी निराशा है, जो उनकी हताशा है, अब इसको किस रूप में देखें? आने वाले समय में तो हरियाणा में चुनाव भी होने, विधानसभा चुनाव भी होने। देखिए ऋषिका जी, होता यह है कि भारतीय इस समय जो लोकसभा चल रही है उसमें जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। जो समन्वय होना चाहिए सत्ता पक्ष में विपक्ष में, वो समन्वय नहीं होना चाहिए, नहीं देख रहा है। देखिए, एक मैं आपको 1956 का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 1956 में जब सरकारी आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, उस समय 1957 का जब बजट बनना था तो उस बजट में बड़े बड़े उद्योगों को एक श्रेणी में रखा गया। तो उसमें बिहार में आपका चला गया, बोकारो चला गया, आपका उड़ीसा, बंगाल, दुर्गापुर, मध्य प्रदेश को BHEL मिला, सिक्योरिटी पेपर मिल मिली, महाराष्ट्र को उद्योग मिले, बड़े बड़े उद्योग मिले। एक राज्य ऐसा था जो कि जिससे कि कोई बड़ा उद्योग नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय जो विपक्ष के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके पास में प्रताप सिंह कैरो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वो गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया साहब, बड़ा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, पंडित नेहरू ने तो सारे राज्यों को बड़े बड़े उद्योग दे दिए हैं, एक मेरा पंजाब है जिसे कुछ नहीं मिला है। आप बताइए कौन सा ऐसा उद्योग है जिसे मैं लूं और मेरे पंजाब की समृद्धि हो। तब डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जो लोग बड़े उद्योग ले गए हैं ना कैरो, तुम देखना ये केवल गरीबी, धुआं, प्रदूषण और गरीबी और बेरोजगारी इसकी चपेट में आएंगे। यदि तुझे पंजाब का भला चाहिए ना तो कैरो तुम भाखड़ा नंगल पर पंडित नेहरू के पास में अड़ जाना। प्रताप सिंह कैरो ने डॉक्टर लोहिया की बात मानी और जब वो गए तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी, मुझे कोई उद्योग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भाखड़ा नंगल चाहिए। आज जो भाखड़ा नंगल के कारण पंजाब देश का सबसे समृद्ध प्रांत है और वही बिहार जो है आज स्पेशल पैकेज के लिए जा रहा है। तो प्रश्न ये देखना चाहिए कि जो हमारे न्यू है उस राज्य की, वो न्यू जो है वो कहाँ है। किसान आंदोलन की जो बात कर रहे हैं वो ये देखें कि कहाँ है। देश में जब एक एक इंच जमीन सिंचित हो जाएगी तो किसान अब ऑलरेडी समृद्ध होगा। ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती है कि वो कहां से किसान की समृद्धि आएगी। MSP बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो जो एक निर्धारण है जो किसान आंदोलन का है, जो आंदोलन का पतन हुआ, जो आंदोलन में गिरावट आई, जो आंदोलन टमाटर महंगे हुए, कोई किसान नेता ये नहीं बोलता है कि मैं खुश हूं कि आज किसानों को टमाटर का अच्छा दाम मिल रहा है। क्योंकि ये जो किसान नेता उभर के सामने आए हैं वो जनता के नेता नहीं है, वो एक दुकानदार साबित हुए हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है कि ये है कि उनकी संख्या बढ़ गई है, वो बड़े पूंजीपतियों में गिनती हो गई है। चाहे और दो राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब, जहाँ के किसान नेता आते हैं, वो किसान नेता आयातित नेता हैं, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, उनके पास जो फंडिंग हो रही है वो विदेशों से हो रही है। तो जो किसान आंदोलन है वो टूट चुका है। मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन हुआ, वो समाप्त हो गया। तो जो मूलभूत आधार है कि जो सिंचाई है, हमारे यहाँ जो दो प्रमुख किसानों की समस्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या है, डॉक्टर लोहिया ने भी इस बात को कहा था कि बाढ़ और सुखाड़, कहीं सूखा अधिक होता है, कहीं बाढ़ अधिक होती है। ये दोनों चीजें जो होती हैं वो तबाही के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इनको कैसे दूर किया जाए तो किसान की समृद्धि आए। तो जो बेसिक बात है उस पर लोकसभा में चर्चा नहीं होती है। बायकॉट जो होता है वो कभी किसी चीज का निदान नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा कि ये जो बायकॉट है, ये वॉकआउट जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, आप क्योंकि सत्ता पक्षी आरोप लगा सकते हैं कि आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका आपने जिक्र किया कि आज बिहार स्पेशल पैकेज के भरोसे है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। उपेंद्र तिवारी जी, यही बात लेकर आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पूरा समस्या का जो जड़ है वो दो राज्यों को जो स्पेशल पैकेज दिए गए, इस बात का विरोध हो रहा है। कांग्रेस या विपक्षी दल जो कह रहे हैं, विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि बाकी पूरे देश को कुछ नहीं मिला, केवल दो राज्यों को मिला। यहां जब बिहार को सबसे बड़ा पैकेज दिया गया है, वहीं मीसा भारती कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को या बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया है। इतना बड़ा पैकेज मिलने के बावजूद भी मीसा भारती का यह बयान कितना लॉजिकल लगता है आपको? कुछ नहीं है, बजट बनता है तो पूरे देश को बनाया जाता है। उनके जो हाईलाइट हुआ उसको मीडिया ने भी हाईलाइट किया, उसको विपक्ष भी हाईलाइट कर रहा है। बाकी प्रदेशों को कुछ नहीं मिला ऐसा तो नहीं।
करीब है, ठीक है, उस बजट में उनको टोटल दोनों को मिला के 1 लाख करोड़ भी नहीं दिया गया। हाँ। तो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है, सवाल ये उठता है। ये जब आती हाँ। कि केवल उन 2 राज्यों को देखा गया है कि जब एक बहुत बड़ा हिस्सा उन 2 राज्यों को दिया जाता, मध्य प्रदेश को भी मिला है उसमें, उत्तर प्रदेश को भी मिला है उसमें, बाकी सारे राज्यों को, क्योंकि राज्यवार किसी ने उस बारीकी से उसको देखा नहीं, केवल दो पार्टी जो उनको सहयोग कर रही है उसको देखा। तो ये दृष्टिकोण गलत है कि केवल 2 राज्यों जो दो राज्य सहयोगी दल हैं, इस कारण से उनको ज़्यादा पैकेज दिया गया, ये मेरे हिसाब से गलत है। बात रही वॉकआउट की या बात रही विपक्ष की आलोचना की, तो वॉकआउट किसी चीज़ का, जैसे हमारे साथी ने बोला कि कोई निदान नहीं होता है। आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए, बारीकी से बजट को समझना चाहिए और तर्कसंगत ढंग से हर बात का बिंदुवार आप जो नेगेटिविटी है सरकार की, वो देश की जनता के सामने रखनी चाहिए। आप ऐसा तो कर नहीं रहे हो, आप वॉकआउट करके केवल अपना विरोध जता रहे हो। वॉकआउट करना विपक्ष का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में रही है इन्होंने भी बहुत वॉकआउट किए हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रह के भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए, तो केवल हम विपक्ष को कहें कि वही वॉकआउट कर रही है, तो ये हमारा ये मानना है कि हम आज तकनीक की दिशा में या पूरे विश्व में हम जब भारत की बात करते हैं तो उस दिशा में जिस भारत की हम कल्पना करते हैं कि ये प्रबुद्ध वर्ग है, हाँ। और जो हमारे राजनेता हैं वो प्रबुद्ध हैं, तो उनकी प्रबुद्धता जब सदन चलता है तब उसमें देखने को नहीं मिलती। ये हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे नेताओं पे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो नेता पढ़े लिखे हैं, हाँ। लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई जो पटल पे बातें रखनी चाहिए, हाँ। उस दृष्टिकोण से वो बातें दिखती नहीं है, वो व्यक्तित्व दिखता नहीं है जो नेता जिस स्तर के वो भारत देश के नेतृत्व करने वाले नेता हैं। 543 हमारे सांसद हैं और बाकी हमारे 214 या 13 जो राज्यसभा सदस्य हैं, इनमें बहुत कम प्रबुद्धता नजर आती है जब हम बातचीत उनकी देखते हैं या किसी बात के ऊपर उनका विश्लेषण सुनते हैं। बिल्कुल आपने कहा कि वो बौद्धिक विकास वहां नजर नहीं आता, जो बौद्धिक विकास चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में नजर आता है, वो सदन के अंदर नजर नहीं आता, और कई बार सदन की गरिमा को भी तार-तार करने की बातें सामने आती हैं, क्योंकि यही घटनाक्रम ऐसा ही कुछ हुआ था पिछली सरकार में, जब ये भी आरोप लगाए गए थे कि 150 से कहीं ज्यादा सांसदों को निलंबित करने की बात आई थी, और यही उस समय लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती कि वो बौद्धिक विकास, वो बौद्धिकता वहां नहीं दिखती जहां उसकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन पर चर्चा करना भी जरूरी है। जोगेश जी, इन प्रश्नों के साथ मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए सूरज जी, जहां पर विपक्ष ने जो आरोप लगाया, अखिलेश यादव ने भी ये कहा, कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया, उत्तर प्रदेश की बात हुई, उन्होंने ये कहा कि देश को प्रधानमंत्री जिस राज्य से मिलता है उस राज्य के लिए क्या किया है। क्या ये इसलिए उस राज्य को बजट नहीं मिला है क्योंकि जो नतीजे सामने आए हैं वो निराशाजनक थे, उस वजह से उत्तर प्रदेश को बजट नहीं दिया गया, या उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, आज शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1.25 लाख करोड़, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 89,000 करोड़ स्वास्थ्य में दिया गया है, जो पूरे बजट का मात्र 1.5 से 2% है। अब अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, खासकर शिक्षा को अगर हम ले लें, जो बैकबोन है, विश्व गुरु बनने की जो हम बात कर रहे हैं, इतने कम बजट में क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा को और ज्यादा बजट देना चाहिए था, स्वास्थ्य पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए था? क्योंकि पिछले कुछ हमने देखा, जो 10 साल का कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, जो 11 बजट अभी तक पेश किए गए हैं, उसमें सोशल जो सेक्टर है उन पर कम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसमें अपना एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा मैं कि रक्षा मंत्रालय के लिए भी जो बजट आवंटित किया गया, जो प्रावधान किया गया है, उसमें हथियारों की खरीदी का बजट कम करके पेंशन और दूसरी स्कीम पर जो 67% उस पूरे बजट राशि का 67% उस पर खर्च करने की बात सामने आई है। मैं चाहूंगा दोनों बातों का उत्तर आप दें। बिल्कुल, देखिए, जो पहले तो भारत सरकार ने जो बजट बनाया है जी, वो मेरे ख्याल से जो अभी तक मेरे को समझ में आया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष पता नहीं क्यों कैसी अपना रवैया दिखा रही है। मुझे याद आता है एक पुराना गाना था कि अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है बजट के बारे में, तो ये किसी विशेषज्ञ से पूछें
ना कि वॉकआउट करना वैसे ही हो गया जैसे किसी विद्यार्थी से ये कहे, जैसे पीटी पीएमटी का एग्जाम होता था या होता है, उसमें 0 मार्किंग मिलता है यदि आप क्वेश्चन को हल नहीं करते हैं और गलत देते हैं तो माइनस मार्किंग हो जाएगा, और सही देते हैं तो वो होगा। तो इन्होंने स्टडी करा नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वॉकआउट कर रहे हैं। की है जोगेश जी, उस पर क्या कहेंगे? ये वॉकआउट कर रहे हैं। अब जहां पर एक्चुअल में बजट पे चर्चा होनी चाहिए वहां से तो वॉकआउट कर रहे हैं। बाकी जो देश की जनता है वो कंफ्यूजन में, ये केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी है इनकी, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं पर्टिकुलर किसी सांसद या किसी पे नहीं बोलना चाहता, समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए जी। कोई बता सकता है डिम्पल यादव जी को क्या नॉलेज है? हाँ। वो उस पे कमेंट्स कर रही हैं। मीसा भारती जी बोल रही हैं। हाँ। ये लोग अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं या इनके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। अब जहां तक सवाल रहा आपका, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था देश की रक्षा मंत्रालय से, तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानकारी है, रक्षा मंत्रालय की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कोई सरकार डिनाई नहीं करती है और कभी नहीं करती, उस पे कोई कंफ्रोन नहीं करता है। नहीं, और बजट में इस समझौता नहीं किया गया, केवल जो हथियारों की खरीदी के लिए जो बजट है उसमें कटौती करते हुए पेंशन और दूसरी स्कीम पर 67% उस बजट की राशि खर्च की जानी है। वो 10 साल, पिछले 10 सालों में जी हो सकता है उतनी खरीदी हो चुकी हो, उनके पास वो जो उनकी टारगेट थे उन्होंने पूरे कर लिए हैं जी। यही इसी सीक्वेंस में मैं ये जवाब भी देता हूँ कि ये जो राज्यों का सवाल आ रहा है, हाँ। तो जो राज्य अति पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है, वो भी तो पार्ट ऑफ, यदि मान लीजिए किसी शरीर का कोई अंग कमजोर रह गया, राइट साइड में पैरालिसिस हो गया है और लेफ्ट साइड बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या उसको बराबर नहीं किया जाएगा? अब उसको जब बराबर किया जाएगा तो उस पे क्या उंगलियां उठाई जाएंगी? बिल्कुल। राजनीति अच्छी चीज है, इस पे कोई भी कमेंट प्रतिक्रिया करे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर, और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में पूरे प्रावधान किए गए हैं। जहां तक देखिए, जो बेसिक आइडियोलॉजी है पूरे वर्ल्ड की, अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख, लेकिन अपने भारत की है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ। प्रयास यही किया जाता है हमेशा, कोई भी सरकार रहे, लेकिन सरकार की सोच अलग अलग होती है। जो मोदी सरकार की सोच है वो अपने अनुरूप काम कर रही है, उसमें अगर खामी है तो उस फोरम पे आके विपक्ष को जवाब देना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए। जनता को भी तो असलियत मालूम पड़े। बिल्कुल सही कहा कि जनता के सामने असलियत आना चाहिए और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो बातें हैं वो पटल पर रखी जानी चाहिए और उनमें उन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो शब्द वहां की संसदीय भाषा की है, संसदीय गरिमा को प्रावधानित करें इसके लिए। और मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, बात हो रही है जैसा कि नीरज तिवारी जी ने कहा कि कढ़ाई में जलेबी बना दी गई है। अभी जोगेश कुमार जी उन्होंने भी कहा कि बजट को समझो तो बिना समझे उस पर आपत्ति उठाना, बिना समझे उसका विरोध करना, मीसा भारती का उन्होंने उदाहरण दिया, डिम्पल यादव का उन्होंने उदाहरण दिया। तो वास्तव में क्या ये जो बजट है समझ में नहीं आ पाया है, विपक्ष समझ नहीं पाया है क्योंकि किसी विश्लेषक से उन्होंने उसका विश्लेषण नहीं लिया है और केवल बात जो जहां से शुरू हुई थी कि विरोध करना है तो विरोध कर रहे हैं, तो बिना समझे विरोध है क्या ये? सूरज जी, चूंकि लगभग 32 साल से मैं पत्रकारिता क्षेत्र में हूं और मैंने बजट देखा है, बजट परिवर्तन हो रहा है। पहले टेलीफोन का युग हुआ करता था और हम लोग जब बजट के बारे में दूसरे दिन सुना करते थे, रेडियो पे सुना करते थे, उसमें आता था कि आटे पे इतनी छूट मिल गई है, लोहा इतना सस्ता हो गया है। ये बजट उस समय डिफाइन किया जाता था और ये लोगों की समझ में आता था। लेकिन युग बदला, परिस्थितियां बदली, समय के साथ ये परिवर्तित होते 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 आज इसमें आया है कि वहां पर लैपटॉप से ये बजट प्रस्तुत किया जाता है और ये आंकड़ों का बजट होता है। जिस तरीके से अभी ऋषिका जी ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च किया गया, देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करके देश को गति देने का काम जो सरकार कर रही है वो आम आदमी के समझ में नहीं आ पाता है। दूसरी बात, मैं योगेश जी से इस बात पे उनसे जब बोलेंगे तो जवाब लेना चाहूंगा कि जितना बजट मीसा भारती और डिम्पल को समझ में नहीं आया है, क्या कंगना रावत को समझ में आता है क्या वो बजट? क्या हेमा मालिनी जी को समझ में आता है क्या वो बजट? आप दोनों तरफ से, एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि राजनीति में बयान, आज उन्होंने भी बयान दिया है, भारी तारीफ करी है। मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा अध्ययन, बहुत ज्ञानवान होंगे ये लोग, लेकिन राजनीति में स्तर बहुत गिरा है योगेश जी। और ये स्तर गिरा है बौद्धिक लोगों को। हम भी जिस पे हम पिछले लगभग जब से पत्रकारिता कर रहे हैं, बजट पे चर्चा करने के लिए स्पेशली उन पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता था जो पत्रकार बजट पे और इसके खासकर इस
क्षेत्र में विशेषज्ञ हुआ करते थे, हम ऐसे लोगों को बुलाते थे। आज हम जैसे आदमी उस पर बोलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं स्तरहीनता तो हुई है, गिरावट तो आई है, और ये राजनीति में भी ये गिरावट आई है। दूसरी बात, जैसा अभी तिवारी जी ने जो बात कही है, मैं उसके पहले राजकुमार जी की वो बात का, जैसा राजकुमार जी ने कहा था वो बच्चों का, एक बच्चे की उम्र के लगभग 90 साल है, जिसको खड़गे कहा जाता है। एक बच्चे की उम्र जो है 85 के आसपास है, जिनको सोनिया जी कहा जाता है। और जो आपने जिनको चिन्हित करते हुए राजकुमार जैन साहब ने कहा है, गोपाल जैन जी ने, सॉरी, जो कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर पहुंचकर हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं। विपक्ष की कोशिश ये सिर्फ रहती है कि हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं, कोई भी बयान दे दें। निर्मला जी और खड़गे जी में बहुत अंतर है, लेकिन जैसे उन्होंने अम्मा जी कहा, माता जी कहा, वो लगता है कि स्तरहीनता आप और हम देख रहे हैं कि स्तरहीनता आई है। एक बात तिवारी जी ने जलेबी वाली बात जो कही है, ये उनका अभिप्राय वही है कि किसी को समझ में नहीं आता है। ये जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, अब उसमें मनमोहन सिंह जी को ले लिया जाए, या आपको निर्मला सीतारमन जी बहुत अच्छी विशेषज्ञ हैं, या कांग्रेस, भाजपा, सपा, बासपा में कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको ये बजट की भाषा समझ में आती होगी। और सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम बोलते जरूर हैं, लेकिन ये बजट पर त्वरित प्रतिक्रिया हम जो देते हैं, और जो नेता देते हैं, उनकी मजबूरी है, भाजपाई की मजबूरी है कि वो उसको बहुत अच्छा कहे, कांग्रेसी की मजबूरी है कि वो उसके खिलाफ आलोचना करे। लेकिन मैं यहाँ छोटे से रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बजट प्रस्तुत हो जाता है, बजट के बाद बजट पर चर्चा होती है, उसके बाद मांग और अनुदान पर चर्चा होती है, और उसमें समय निर्धारित किया जाता है। सदन का जो अध्यक्ष होता है, सदन का जो मुखिया होता है, वो उसको नियमित करता है कि जैसे इस पर चर्चा के लिए 20 घंटे निर्धारित किए गए थे, 20 घंटे में किस दल का कौन सा सदस्य कितनी देर बोलेगा, ये सब सूचीबद्ध है। और उस सूचीबद्ध हो जाने के बाद विपक्ष का वॉकआउट क्या सदन की गरिमा का हनन नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी करता है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें सदन में खड़े होके, मैं तो मध्य प्रदेश में भी बजट सत्र था, उस समय भी देखा था विपक्ष ने वॉकआउट किया। अब विपक्ष को जबकि उनके सदन में आंख डाल के उनके सामने कहना था कि आपने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, ये बोलने के पास किसी के पास टाइम नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है सूरज जी कि दोनों ही तरफ लगभग स्थिति एक सी है। वो भी नहीं चाहते बहुत ज्यादा कि ये बैठ के डिस्कशन करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से अभी तिवारी जी ने कहा कि जलेबी की तरह है, अमृति की तरह है, समझ से परे है, लेकिन उसके बाद भी इसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, देश रक्षा की राह पर आगे बढ़ रहा है, और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात की गई है, मुझे लगता है कि इसमें भी आने वाले समय में अमूलचूल परिवर्तन होगा, और काफी कुछ आगे हम लोग बढ़ते नजर आ रहे हैं देश के विकास की बात है। यहाँ पर जो एक विश्लेषण किया सूरज जी, वो एक बहुत अच्छी चीज ये रही कि बजट को पहले जिस तरह से डिफाइन किया जाता था और अब जिस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि आप जो, क्योंकि पेपरलेस बजट है, पहले जब वित्त मंत्री जाती थी तो एक उनके हाथ में एक लंबी चौड़ी सी बुक होती थी, पूरी अटैची होती थी, पूरे पेपर उसे ही चमड़े के थैले को बजट कहा जाता है। और आज हम ये देखते हैं कि वो एक छोटा सा टैब लेकर वहां पर जाती है और पेपरलेस जो बजट है वो पेश करती है। भले ही उनका भाषण कितना भी लंबा हो, लेकिन जो बजट पेश किया जाता है उसमें काफी फर्क है। आजकल आंकड़े दिए जाते हैं। एक बात और, जैसे कि डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी ने जो बात कही कि वो भी नहीं चाहते कि कोई ज्यादा बोले या ज्यादा लंबी चर्चा हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, लोग ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, आपने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा कि आम लोगों को सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि आटा कितना महंगा हुआ या सस्ता हुआ। क्षमा चाहता हूं, उस समय हम लोग दूसरे दिन पेपर में लिस्ट छपती थी, आटा इतना, दाल इतनी, शक्कर इतनी, नमक इतना, लोहा इतना, बिल्ली तक। वर्तमान में भी यही हाल है। हमारी जो माता बहनें हैं वो इंतजार करती हैं। हम घर जाते हैं तो उन्होंने ये पूछा कि बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये एक विश्लेषण आना बहुत जरूरी है। नीरज तिवारी जी, आपके पास आ रही हूं मैं। देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो बहुत अच्छा विश्लेषण हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मध्यम वर्गीय लोग क्या सोचते हैं, उनको इससे क्या फायदा मिला है। लेकिन यहाँ पर सरकार जब बजट पेश करती है तो वो अपने कोर वोटर्स का ध्यान भी रखती है। अब जैसे कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं आने वाले समय में 3 विधानसभा चुनाव भी हैं, 3 राज्यों में असेंबली इलेक्शन होने हैं, यहाँ पर सरकार कोर वोटर्स के लिए क्या कर पाई है? क्योंकि अब सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा श्रेय ले पाए कि हमने जनता के लिए ये किया है या हम जनता के लिए ये लेकर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले जो 3 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है, वहां पर क्या परिदृश्य देखने को मिलेगा? आपने इस पूरे बजट में देखा, और सबसे अच्छी बात ये हम कहना भी चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा दिया गया है बहुत ही अच्छा किया कि उस पर बहुत
अमाउंट दिया गया। 11 लाख 111 करोड़ जी। इसलिए दिया गया है कि जब भी हमारे भारत में कोई योजना चालू होती है, धरातल पे जब जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो योजनाएं जाके फेल हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं थी कि जो धरातल पे जाती थी वहां कुछ होता नहीं था ज़्यादा, और वो वहां जाके फेल हो जाती थी। इसलिए सरकार ने उस पर विशेष ध्यान दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हम सिस्टम बहुत अच्छे से चला सकेंगे। हमारे साथी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया था कि हमारी माताएं बहनें पहले ढूंढती थी कि हमारा आटा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, दाल सस्ती नहीं हुई, लेकिन आज हमारे ढूंढ रहे मोबाइल तो सस्ता हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो वो जो समय परिवर्तन हुआ है, तो समय परिवर्तन में जो चीजें दिखाई दे रही, मोबाइल हर सस्ता चीज हो रहा है, में रिटर्न कार हम देख पा रहे हैं आप। सस्ती, जी कार सस्ती हो रही है, ये चीजों की चर्चाएं काफी जगह है, ऐसा हम उसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के बजट काफी अच्छा रहा है देश। ठीक है, चलिए ये बात दूसरी बार में तिवारी जी को समझ में आई। जैसा आपने कहा था कि पहले समझ में नहीं आया कि वो जलेबी था, लेकिन अभी आपने विश्लेषण किया कि अच्छा बजट था, कि अच्छा बजट है। हालांकि आपने कार की बात कही, मोबाइल की बात कही, लेकिन कार और मोबाइल की अपेक्षा जनता ये देखना चाहती थी कि पेट्रोल के दाम घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं या स्थिर रहने वाले हैं। ये जनता की अपेक्षा थी। ऋषिका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, कहीं ना कहीं लगातार क्योंकि बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं और बहुत एक सटीक विश्लेषण आज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि क्योंकि कल भी हमने इस पर चर्चा की, तब हमने चर्चा की कि आंकड़े क्या है, कितना प्रतिशत किसको दिया गया, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जैसे कि शिशिर जी ने बताया कि वो पूरा पेपर देखते हैं, आटा सस्ता है या नहीं, पेट्रोल डीजल सस्ते है या नहीं। और एक चीज और यहाँ पर जिस तरह से शेयर बाजार को लेकर हमने बात की थी, न्यू रिजिम टैक्स को लेकर हमने बात की, और एक इंसेंटिव देने की जो बात की जा रही है, रोजगार दर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्या वो देने से सिर्फ रोजगार दर का घटना बढ़ना वो कितना प्रभावित? देखिए, वास्तविकता ये होती है, और यही सवाल लेकर के मैं गोपाल जैन जी के पास आना चाहूंगा। ऋषिका, जैसा आपने कहा कि रोजगार की दर केवल एक आंकड़े जारी कर देना, हालांकि जब कहा गया कि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा गया कि इतने रोजगार देने की बात कही गई थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो केंद्र सरकार से एक आंकड़ा जारी हुआ कि पीएफ अकाउंट 1 करोड़ 80 लाख खुल चुके हैं, और पीएफ अकाउंट उनके खुलते हैं जिन्हें नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो सभी 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट सरकारी नौकरी के खुले हैं, ये जाहिर नहीं किया गया था। यहां बात रोजगार की हो रही। गोपाल जैन जी, बात कही गई कि ये रोजगार परक बजट है, रोजगारोन्मुखी बजट है, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वास्तव में इस बजट से जितने रोजगार सृजित होंगे उससे देश की बेरोजगारी घटेगी, खत्म हो जाएगी, क्या स्थिति होने वाली है? सूरज जी, सरकारी आंकड़ों में जितना गोलमाल और जितना भुलावा भूल भुलैया होती है, वो आम आदमी तो कभी समझ नहीं सकता है, बड़े बड़े विशेषज्ञ नहीं समझ सकते उस चीजों को। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी। अभी वर्तमान में पिछले 5 सालों से बिना किसी बजट में लाए हुए, बिना किसी बड़े विज्ञापन के एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है 75 लाख करोड़ डॉलर का, 75 लाख करोड़ रुपए का डॉलर का एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है, और जिससे हमारे मध्य प्रदेश के वर्करों को, जो बहुत छोटे वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, उनको बड़ा लाभ हो रहा है, मध्य प्रदेश को भी लाभ हो रहा है। अब ये चीज़ें ना तो कहीं साइड पे आती हैं ना सामने आती हैं, लेकिन वो पैसा तो आ रहा है आम आदमी को जी। उसकी वजह से मार्केट में तेल की दुकान, साबुन की दुकान, इन पे नगद पैसा आ रहा है। अब ये किसी रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। हाँ। तो ये चीजें सरकारें ना उनको रिकॉर्ड करती है, ना उनका कोई नहीं, लेकिन जहां मुद्रा का विनिमय होता है वो सब चीजें रिकॉर्ड में आ जाती हैं कि मुद्रा का विनिमय हो रहा है, बाजार में पैसा फैल रहा है, बाजार में पैसे का विनिमय हो रहा है, हम एक पैसा देकर कोई वस्तु खरीद रहे हैं। क्योंकि यदि हम वैदिक काल की बात करें, पूरा वैदिक काल की बात करें, तो वहां वस्तु विनिमय चलता था, अब मुद्रा विनिमय है। तो वो यदि मुद्रा का विनिमय हो रहा है, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, तो वो तो सरकार के पास रिकॉर्ड होता है कि कितना पैसा मार्केट में फैला हुआ है, तो वही आंकड़े सरकार जारी कर देती है। लेकिन कितने लोगों को, पत्थर उठाने वालों को रोजगार मिला, उनका कार्ड कितना है जी, और उनको क्या सुविधा देना है, उनको नहीं देना है, उनका पीएफ कटेगा, जीएफ कटेगा, उनका तो कोई पीएफ अकाउंट ही नहीं होता है, कोई अकाउंट नहीं होता। तो इस तरह की बातें तो सरकार के आंकड़ों में बिल्कुल सही। आपने कहा कि सरकार के आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो बजट को लेकर के हो या अन्य चीजों को लेकर के बात, जैसे बेरोजगारी पर हो रही थी कि बेरोजगारी के जो आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं कि इतनी रोजगार जो है बेरोजगारी की दर घट गई है, उन पर कितना भरोसा किया जाए, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। देखिए, सवाल यहाँ पर तमाम तरह के खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल ओवर अगर हम बात करें तो बजट में हर वर्ग
वर्ग को ध्यान में रखा गया है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है वो पेश किया गया है। अजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि न्यू रिजिम टैक्स को लेकर हमने यहाँ पर बात की, जो 17,500 की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है ये, क्योंकि न्यू रिजिम टैक्स की आप बात कर रहे हो। अब तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि ओल्ड रिजिम टैक्स था उसको कहीं ना कहीं सरकार खत्म कर देगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसके बाद जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां पर भी बीजेपी की कहीं ना कहीं किरकिरी तो हुई है, और अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर फिर से उपचुनाव होने हैं। ऐसे में क्या स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया गया होगा, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा उत्तर प्रदेश को लेकर वो ठीक है? देखिए, बजट एक अलग बात है और एक चुनाव अलग बात है। बजट जो होता है 10 विधानसभा क्षेत्रों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये जातिगत समीकरणों पर आधारित होता है और उसी को लेकर तो आरोप लगाए गए हैं। खास तौर पे ये है। दूसरी बात क्या है कि जो वहाँ पर पहले कमंडल का एक वो रहता था कि उन्होंने 14 का चुनाव और 19 का चुनाव कमंडल में लेकर आए। 2024 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग में आए, जबकि सोशल इंजीनियरिंग में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी इनकी मास्टरी है और पीछे कांग्रेस उसके लग गई। तो जो एक था, दूसरा उन्होंने जो कैंडिडेट का चयन था वो इतने दिन पहले कर दिया कि 2 माह पहले उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। तो जो कैंडिडेट के विरोधी थे, जो कैंडिडेट के पार्टी में विरोधी थे, वो सारे लोगों ने काम नहीं किया। तो एक जो वहां पर मिला वो उत्तर प्रदेश के चुनाव का वो रहा समीकरण। अब जो है, अब योगी जी ने उसको कर लिया है। अब उन्होंने कहा कि जो दुकानदार हैं वो अपने नाम लिखे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ये जो चुनाव परिणाम है उसमें से 10 में से 8 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव को कैसे कमंडल में लाना है, वो कमंडल में ले आए। ये चुनाव पूरी तरह उत्तर प्रदेश का जो 10 विधानसभा है ये कमंडल में पहुंच चुका है। 8 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीतेगी, ये मैं आपको पूर्व में इसका बता देता हूँ। नंबर दूसरी चीज जो है, जो बजट की जो बात होती है, बजट की जो आशा होती है, वो बजट जो होता है वो समाजवादी बजट की आशा होती है जनता को, कि जो जनता है उसमें हो जाए। जो मध्यम वर्ग गना जाता है तो मध्यम वर्ग का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। मध्यम वर्ग जो है, जो 25,000 20,000 जो इतने रुपए उसके आय रहते हैं, वो वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो जो है इसमें इस बजट को उन्होंने काफी एक वर्ग को क्या ये बजट बहुत खुश कर पाया है? जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बहुत खुशी होगी, बहुत परिवर्तन की जो उम्मीदें थी, वो ऐसा कुछ देखने को मिला है क्या? देखिए, वर्ग जो होता है कभी भी जातियों से पर आधारित नहीं होता है। वर्ग जो होता है निम्न आय वर्ग होता है, मध्यम आय वर्ग होता है, निम्न उच्च आय वर्ग होता है। एक ये जो वर्ग होता है उसको लेके किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बजट है ये आने वाले 5 साल का रोड मैप है। ये रोड मैप होने के कारण ये जो बजट है ये समता मूलक समाज को बिल्कुल मजबूत करने के लिए किया गया है और ये काफी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों के चुनाव होने के कारण इसमें जो बजट का आवंटन हुआ और ये सामान्य बात है, क्योंकि वो जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से ये कोशिश कर रही है कि वो किसी प्रकार से बिहार को काबिज करे, लेकिन बिहार का जो जातिगत समीकरण है, जो वहाँ की भौगोलिक संरचना है, उसके कारण या उनके पार्टी के संगठन की कोई कमजोरी, इस कारण वो उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि उन राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी मजबूत होती है जहां पर कि उस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, और जहां जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है वो पार्टी वहां पर मजबूत होती है। महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। अब एकनाथ शिंदे जब आए तो उन्हें वहां कम सफलता मिली। तो उसका कारण ये रहता है कि जब चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी का होता है वो वहाँ पे पार्टी मजबूत होती है, तो ये चुनाव उस पर आधारित उनके लिए मजबूत करने की बात। और चूंकि समय की सीमा है, उपेंद्र तिवारी जी बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहता हूँ, बजट, बहस और वॉकआउट। देखिए, बजट जो है वो पूरे देश को दृष्टिकोण रखते हुए बनाया जाता है, और जब बजट बनता है तो उस बजट के लिए पूरे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंस के विशेषज्ञ हैं, वो सारे लोगों से राय मशवरा किया जाता है, और हमारे देश के अंदर कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, कहाँ हमारे समाज की क्या स्थिति है, उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। जब पूरा बजट बन के तैयार होता है तो उसमें किस मद में कितने पैसे खर्च करने हैं, उस मद में उतने पैसे की राशि डाली जाती है। अब रहा वॉकआउट का, तो विपक्ष को ये देखना चाहिए कि जो बजट बना है उसमें
किस तरह का जो बजट है उसमें किस वर्ग को फायदा हो रहा है, किस वर्ग को फायदा नहीं हो रहा। ठीक है। नहीं, मैं चाहूंगा कि आपने कहा किस वर्ग को फायदा हो रहा है या किस राजनीतिक दल को फायदा हो रहा है। हाँ, ये दो चीजें स्पष्ट कर दीजिएगा। किस राजनीतिक दल को फायदा हो रहा है ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक दलों के फायदे की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। ऋषिका, चूंकि समय की सीमा है और भी प्रतिक्रियाएं लेनी है और बजट पर हमारी चर्चा जारी। प्रतिक्रिया जो है जोगेश जी आपसे लेना चाहूंगी, आपकी नजरों में जो पूरा बजट पेश किया गया है, अगर मैं कहूं कि इसको कोई एक हेडलाइन देनी है तो आप इस बजट को क्या देंगे? देखिए बजट अपने आप में लोक लुभावन सिर्फ लोक लुभावन नहीं वास्तव में है। और विपक्ष की जो भी रोल रहा है, क्षमा चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूँ, लोक लुभावन बजट कहा जाता है कि जब चुनावी वर्ष होता है और जिस सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो उस साल में लोक लुभावन बजट आता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव अभी हुए हैं और हाँ। लोक लुभावन शब्द बोल के वॉकआउट कर रहे हैं। जी मैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट समय लूंगा कि विपक्ष अगर वास्तव में जनता का हित, देश का हित चाहती है तो उसको इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बजट जो चीज़ है, भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है, कॉस्टली फेडरल है, जो जैसा भी है बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक व्यवस्था है। अगर आप उससे वॉकआउट करेंगे केवल इसलिए कि लोगों को गलत मैसेज जाए तो क्या ये नकारात्मक चीज़ें लोग समझदार, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे लोग, हम तो कह रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझते हैं कि जिस हम आपके स्टूडियो में आपके सवाल का जवाब स्टूडियो में दें वो बेटर है कि हम बाहर जाके देंगे। हाँ। या हमें जो कंफ्यूजन होगा हम यहाँ क्लियर करेंगे। बिल्कुल। तो वॉकआउट करना इस लिहाज से गलत। मैं समाजवादी पार्टी या उनकी सोच विचारधारा पे कटाक्ष कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि हुड़दंगबाजी में ये लोग थोड़ा आगे रहते हैं। ठीक। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये अच्छे अवसर जो आया देश के लिए अच्छा बुरा, उसमें इनको डिबेट को वहाँ पे करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ना कि वॉकआउट करना। और जहाँ से हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि सूचीबद्ध है, वो कार्यसूची में शामिल है कि किस किस नेता को सत्ता पक्ष से, किस विपक्ष को, किस नेता को कितनी देर बोलना है, और वो सूचीबद्ध कार्यक्रम तय हो जाने के बावजूद विपक्ष का वॉकआउट करना, वह भी जब चर्चा बजट पर हो रही हो। मांग और अनुदानों की बात तो उसके बाद आएगी, बजट पर चर्चा को लेकर के वॉकआउट करते हैं तो देश की जनता भी देख रही है कि वो देश की जनता की कितनी बात रख रहे हैं और अपने क्षेत्र के, जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है, उस क्षेत्र के लिए क्या वो मांग रखेंगे यदि वॉकआउट कर पाएंगे तो। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और देखिए क्योंकि कल ही बजट पेश हुआ है और इतनी जल्दी उस पर कोई निष्कर्ष निकालना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 साल और इसके साथ साथ ये कहा गया कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसके लिए ये पूरा रोड मैप का काम करेगा बजट। तो देखना होगा कि आगे कितना कारगर ये बजट साबित बिल्कुल सही कहा है कि ये बजट आने वाले 5 साल के लिए रोड मैप तैयार है, जैसे कि मेहमानों ने भी कहा है, और 2047 की बात कही जा रही है कि 2047 को विकसित भारत बनाना है 2047, उसके लिए तैयारी अभी से शुरू की गई है। अब ये जो बजट पेश हुआ है इस पर विरोध हो रहा है, देखना है कि वास्तव में ये विरोध किन उद्देश्यों को लेकर के, और वास्तव में 2 राज्यों की जो बात कही जा रही है कि 90% भारत को कुछ नहीं मिला है, तो अब जब ये बजट अनुदान मांगों पर बाद स्वीकृत हो जाएगा, स्वीकृत होने के बाद में वो उसको क्रियान्वयन किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है, विकास की बात कही जा रही है, वो विकास धरातल पर उतरेगा, तब विपक्ष क्या कहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है, चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का, जोगेश कुमार सिंह जी, अजय श्रीवास्तव जी, नीरज तिवारी जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, गोपाल जैन जी, उपेंद्र तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।